नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं भोलानाथ जी, और आज बातचीत का विषय है कि क्या एनडीए में कोई हलचल चल रही है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं, संदर्भ ये है कि राज्य में एक सीट पर, स्नातक सीट पर एमएलसी का चुनाव होने वाला है और ये तिरहुत का सीट खाली हुआ है। देवेश चंद्र ठाकुर जो सांसद बन गए हैं उनकी सीट खाली हुई है और वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव 5 दिसंबर को होगा और 9 दिसंबर को इसका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन इसी संदर्भ से साथ जुड़ी हुई बात ये है कि चिराग पासवान जदयू के समर्थित उम्मीदवार अभिषेक झा के नामांकन में नहीं पहुंचे, जबकि एनडीए के तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। चिराग पासवान को लेकर चर्चा ये भी है कि अभी जो उपचुनाव खत्म हुआ है बिहार के 4 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर, उसमें भी इमामगंज सीट पर चिराग पासवान कभी प्रचार के लिए नहीं गए। तो क्या चिराग पासवान को लेकर एनडीए में कुछ चल रहा है? और दिलचस्प बात यह है कि अभी जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है उसमें तिरहुत सीट पर जदयू के प्रत्याशी अभिषेक झा के साथ जो कड़ी मुकाबला दे रहे हैं वो हैं रोशन। इसके साथ गोपी किशन भी हैं, राजद के प्रत्याशी जो आईएनडीआईए के प्रत्याशी के तौर पर हैं। तो वहाँ पर क्या ये त्रिकोणीय लड़ाई होगी, या अभिषेक झा एक तरफा चुनाव जीतेंगे, या रोशन उनके लिए बड़े चैलेंज के रूप में खड़े हुए हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हम ये बातचीत शुरू करते हैं। भोलानाथ जी का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मेरा पहला सवाल तो ये रहेगा कि अभी जो विधानसभा उपचुनाव के बाद अब एक सीट के लिए एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है, इस उपचुनाव को आप किस तरह से देखें? देखिए, ये जो उपचुनाव होने जा रहा है एमएलसी का, बिहार विधान परिषद का, वो तिरहुत स्नातक क्षेत्र का है। और यह सीट देवेश चंद्र ठाकुर जो विधान परिषद के सभापति थे, वो अब सीतामढ़ी से सांसद बने हुए, तो उन्हीं के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। तो स्वाभाविक रूप से देवेश चंद्र ठाकुर चूँकि जदयू के नेता थे, तो उनसे जो सीट खाली हुई तो एनडीए में वो सीट जदयू के खाते में गई और अभिषेक झा वो उम्मीदवार बनाया गया। तो अब अगर आप देखें कि बाकी जो आप जैसा बता रहे हैं कि जो कंटेंडर जो मैदान में जो हैं, तो उसमें 3-4 लोग हैं। जैसे अगर आप देखें कि महागठबंधन के उम्मीदवार कौन है, तो गोपी किशन महागठबंधन के उम्मीदवार हैं जो कि राजद से हैं, और निर्दलीय में रोशन हैं। तो ऐसा नहीं है कि निर्दलीय उम्मीदवार इसमें नहीं जीते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर खुद भी निर्दलीय रहते हुए 2-2 बार जीते हैं वहाँ से। सच्चिदानंद राय जो हैं वो सारण से जीते हुए हैं। तो निर्दलीय उम्मीदवार भी बड़ा खेल इसमें करते रहे हैं। आपको हम बता दें कि ये चुनाव मुख्य रूप से प्रबंधन का होता है। वैसे तो पैसे का भी होता है, क्योंकि बहुत अगर तिरहुत सीमित वोटर रहते हैं। तिरहुत को देखें तो 4 जिले हैं इसमें, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, मुजफ्फरपुर। तो ये 4 बड़े, जो 2 इसमें से तो बड़े ज़िले हैं। तो ये 4 जिलों का चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं होता है। काफ़ी बड़े प्रबंधन की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी कुछ इसमें दांव पर लगाना पड़ता है। और उस मामले में देखा जाए तो अभिषेक आनंद को जदयू का समर्थन हासिल है, देवेश चंद्र ठाकुर, अभिषेक झा को जदयू का समर्थन हासिल है, और देवेश चंद्र ठाकुर भी उनके लिए काम कर रहे हैं। और इधर रोशन जो हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। ये चिराग पासवान के जो लोजपा का जो धड़ा जो है, जो लोजपा रा यानी कि लोजपा रामविलास पासवान के रूप में जिसके नेता चिराग पासवान हैं, उनकी पार्टी में राकेश रोशन थे। राकेश रोशन इनका नाम हुआ। तो ये थे, और जैसे ही हुआ कि ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो पार्टी में थोड़ी सी हलचल भी थी। अब ये बात आ रही है कि इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दिया है और निर्दलीय के तौर पर मैदान में आ गए हैं। तो निर्दलीय के तौर पर तो हैं, लेकिन ऐसा ये भी बात अंदर खाने आ रही है कि कहीं ना कहीं पार्टी का समर्थन भी इनको पीछे से मिल रहा है। तो इसमें मैं आप जो बात कह रहे हैं कि उनके नॉमिनेशन में नहीं गए, तो कुछ बातें होती हैं जो सियासत में संदेश जाता है।
मैसेज आता है, कोई साफ नहीं बोलता है। अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार से या मुख्यमंत्री से या चिराग पासवान की कोई बात होती है तो बाहर में आकर के कुछ बोलते नहीं, बोले बहुत अच्छा रहा, बहुत ये रहा, एक औपचारिक बातचीत हुई। लेकिन पॉलिटिक्स में इसके संदेश, इसके निहितार्थ, मायने, अर्थ निकाले जाते हैं। तो अगर चिराग पासवान 2 लगातार जगहों पर नहीं गए, एक तो इमामगंज विधानसभा के उपचुनाव में वो जीतन राम मांझी की पुत्रवधू जो हैं दीपा मांझी के प्रचार में नहीं गए, तो ये उस समय एक बात आई कि क्यों नहीं गए। अब उसके बाद अब जब ये जो नॉमिनेशन की बात आई अभिषेक झा की, तो उसमें भी नहीं गए। तो आपको थोड़ा सा चिराग पासवान की पॉलिटिक्स को भी जरा हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स उनको विरासत में मिली हुई है। और ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा उसकी झलक दिखाते रहते हैं। जैसे आप 2020 के चुनाव में देखिए, 2020 के चुनाव में वो सिर्फ इसलिए एनडीए से अलग हो गए थे कि उनको मुँह मांगी सीटें एनडीए से नहीं मिल रही थी, ऑफर नहीं की जा रही थी, और वो चुनाव लड़े अकेले दम पर। और ये उसका रिजल्ट सबको पता है कि जदयू को कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ा। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ललन सिंह जैसे बड़े बड़े नेता भी इस बात को माने कि चिराग पासवान के चलते हम लोगों को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। तो चिराग पासवान उस समय भी अपने जो मांग थी उस पर अड़े रह गए और प्रेशर बनाते रहे कि उनको उतनी सीटें मिलनी चाहिए, नहीं मिली, वो छोड़ दिया, अकेले लड़े और उसका नतीजा सबके सामने है। उसी प्रेशर पॉलिटिक्स की कड़ी में अगर आप इस बार जो नरेंद्र मोदी के जो प्रधानमंत्री बनने के बाद के 2-3 घटनाक्रमों पर अगर गौर करें तो उन्होंने अभी जो वक्फ संशोधन बिल आ जाया था तो उस पर भी जो इनका रुख स्पष्ट नहीं आया कि जो कि एनडीए के समर्थन में जा रहा हो सीधे सीधे। यह भी बात आई कि अगर वक्फ बिल सरकार स्टैंडिंग कमेटी को भेजती है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर सीधे पास करने की कोशिश करती है तो उसको विचार करना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। आरक्षण के मसले पर भी उन्होंने भारत बंद का वो देखिए, जो यूपीएससी में लेटरल एंट्री एग्ज़ाम की बात हुई थी जिसके तहत की सरकार सीधे भर्ती की बात कह रही थी कि उसमें आईएएस की तरह जो तर्ज पर जो परीक्षा होती है, लेकिन आईएएस के अधिकारियों को जो बनाने के लिए सीधी एंट्री की जो बात हो रही थी उसका चिराग पासवान ने विरोध किया था। वो भी एनडीए के रुख के अलग था। तो वो था इनका अपना एक दलित पॉलिटिक्स कि बिना आरक्षण के हम लेटरल एंट्री का विरोध करेंगे, आरक्षण दीजिए नहीं तो फिर लोगों के साथ अन्याय होगा। कुछ हद तक इनकी बात ठीक भी थी, सरकार को उस पर पुनर्विचार भी करना पड़ा। क्रीमी लेयर का मांझी सपोर्ट कर रहे थे और ये उसके खिलाफ, यह उसके खिलाफ थे। उसी तरह से दीपा मांझी के प्रचार में देख लीजिए तो चूंकि जीतन राम मांझी के बात ये भी आई कि बिहार में दो दलित नेताओं के बीच में एक रसाकसी भी चल रही है जिसमें दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़े। उसमें जीतन राम मांझी और चिराग पासवान है, तो ये भी बात आई। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उनकी पार्टी के रुख पर गौर करें तो उनके जो उपाध्यक्ष हैं अशरफ अंसारी, उनका कहना है कि हम इमामगंज इसलिए नहीं गए कि उसी समय हमारी पार्टी चतरा में चुनाव लड़ रही थी। चतरा में जो हमारे उम्मीदवार थे उनके प्रचार में उस दिन उनको जाना था। अरे भाई तो किसी और दिन चले जाते। हाँ, बोले कि नहीं वो ऐसा शेड्यूल था कि नहीं जाना हुआ, लेकिन बाकी 3 चुनावों में तो गए चिराग पासवान, सिर्फ वहाँ नहीं गए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अब जैसे मान लीजिए कि वो उनका पार्टी का ये भी कहना है कि रोशन अगर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो पार्टी ने उनसे शो कॉज किया है, इस्तीफा दे दिए हैं, इसके बाद हैं। लेकिन जब ये जो बात आ रही है कि पीछे पीछे अंदर खाने जो है पार्टी का समर्थन है, इस पर पार्टी के नेता कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, खामोशी है, चुप्पी है। और अगर देखें कि अभिषेक झा के नॉमिनेशन में नहीं जाना अपने आप में बहुत सारे संदेश देता है। तो आपको वहाँ पर लड़ाई आपको कैसे लग रही है? ये जो अभिषेक झा हैं इनको पूरा एनडीए का समर्थन प्राप्त है और सभी नेताओं ने एकजुट होकर दिखाया भी वहाँ नॉमिनेशन के समय। तो आपको क्या लगता है, रोशन और ये गोपी किशन और ये अभिषेक झा लड़ाई टक्कर की है कि एक तरफा लड़ाई? देखिए, इसमें एक कोण और बना रहे हैं गौतम विनायक, डॉक्टर गौतम विनायक, जो कि वैसे तो निर्दलीय के रूप में बात आ रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनको जनसुराज का समर्थन मिलने वाला है या मिल गया है। तो ये 4 उम्मीदवार हैं, उसमें से मुख्य मुकाबला अगर आप देखें तो अभिषेक झा जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं और जदयू के नेता हैं और शिक्षा क्षेत्र से यहीं आते हैं,
ये खास बात है कि शिक्षा कोचिंग वोचिंग से भी जुड़े रहे हैं, चलाते हैं, तो शिक्षा क्षेत्र से आते हैं, यंग हैं और जदयू के का समर्थन उनको है, देवेश चंद्र ठाकुर का भी समर्थन है। तो एक वो हैं मजबूत उम्मीदवार, और दूसरे उम्मीदवार हैं राजद के गोपी कृष्ण का ऐसा कुछ अभी नहीं आ रहा है, लेकिन राकेश रोशन का जो है कहा जा रहा है कि वो चूँकि पहले भी वो लोजपा रा के नेता थे, और जब उनको लगा कि ये सीट इसका उम्मीदवार उनको एनडीए की तरफ से लोजपा नहीं बनाया जा सकता है, लोजपा के नेता रहते, तो उन्होंने लोजपा छोड़ करके और निर्दलीय मैदान में कूद गए हैं। और ये है कि वो जो कहा जाता है कि पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है और अपना लड़ाई को धारदार बना रहे हैं। तो मुख्य मुकाबला जो हमें लगता है रवि जी कि ये निर्दलीय राकेश रोशन और अभिषेक झा के बीच में रहेगा। ऐसा नहीं है कि पार्टी समर्थन के से हर उम्मीदवार जीत ही गया हो। जैसा हमने बताया कि सजदानंद राय जो सारण से जीते थे निर्दलीय जीत चुके हैं, अब खुद देवेश चंद्र ठाकुर निर्दलीय जीत चुके हैं, जबकि वहाँ पर पार्टी का उम्मीदवार कोई और था। तो अगर ये हम बताएं कि ये चुनाव जो होता है एमएलसी का, जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का, खास करके तिरहुत वाला, जो 4 लोकसभा क्षेत्रों को अपने आप में समेटे हुए, 4 जिलों को समेटे हुए है, तो वो बड़ा ही प्रबंधन कौशल का चुनाव होता है। इसमें एक बात सही है कि अभिषेक आनंद को थोड़ा सा ये लाभ मिलेगा कि देवेश चंद्र ठाकुर ने जो है एक अपना जो पृष्ठभूमि आधार जो बना रखा है, तो वो अगर उनका मैनेजमेंट उनके लिए मुफीद रहा तो उनको लाभ मिलेगा। वैसे रोशन अगर प्रबंधन कौशल दिखाते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं और चीज़ों को मतलब वहाँ पर मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करते हैं, तो चुनाव उनके पक्ष में भी जा सकता है। तो ये जो है मुख्य मुकाबला जो है वो राकेश रोशन और अभिषेक झा के बीच में ही लगता है, क्योंकि एक ये भी बात आ रही है कि राकेश रोशन को राजद भी अपना उम्मीदवार बनाने चाह रहा था, लेकिन वो इसलिए नहीं गए कि अगर हम राजद से बनते हैं उम्मीदवार तो कहीं ऐसा ना हो कि फॉरवर्ड वोटर्स जो हैं वो हमसे छिटक जाएं। वो जाति के समीकरण के हिसाब से ये राजपूत हैं और अभिषेक झा ब्राह्मण हैं। तो राजपूत माने शिवहर राजपूतों का इलाका है, सीतामढ़ी भी और मुजफ्फरपुर में भी बड़ी संख्या में राजपूत हैं। तो एक तो सवर्ण वोटरों में वो हुआ और राजपूत मतदाता इनका साथ दे सकते हैं। आपको और क्या लगता है, जातिगत समीकरण बैठाने में रोशन कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ये हम बताएं कि जैसा कि ये चुनावी प्रबंधन और कौशल रणनीति का मामला होता है, तो अगर रोशन अपने बूते इन चीज़ों को मैनेज कर सके, खास करके फॉरवर्ड मतदाताओं को, तो उसमें कोई शक नहीं है कि ये मजबूत उम्मीदवार के रूप में बने रहेंगे। आप बता रहे थे कि राजद से भी इनको टिकट मिलना था। हाँ, बिल्कुल राजद से मिलना था, लेकिन वो इसी वजह से तेजस्वी, उनको बताया जाता है कि तेजस्वी ने उनको ऑफर किया था, लेकिन वो इसी वजह से राजद से नहीं हुए कि कहीं फॉरवर्ड उम्मीदवार, राजद का उम्मीदवार बनने की वजह से हमसे बिदक न जाएं, छिटक न जाएं, तो वो उनको नुकसान हो जाएगा। लेकिन निर्दलीय के रूप में वो फॉरवर्ड मतदाताओं को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं, इसमें उनका कौशल देखना होगा। एमएलसी के चुनाव में जनबल तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण धनबल और मैनेजमेंट रहता है। तो रोशन के पास पैसे हैं, नहीं हैं, या उनको कहीं से सपोर्ट मिल रहा है? क्या राजद और चिराग दोनों की तरफ से उनको वो सपोर्ट? देखिए, मतलब बिना किसी बैकिंग के तो मतलब कोई भी वैसे मैदान में नहीं आता है। तो अगर आप देखें कि अब इस तरह के चुनाव में अगर रोशन आनंद उतरे हैं, कूदे हैं अखाड़े में, तो निश्चित रूप से उनको बैकिंग भी होगी। वही उसी बैकिंग की बात हम लोग कह रहे हैं कि पार्टी की तरफ से उनको भी अंदर खाने से समर्थन है। तो चूँकि अभी तक उनके उम्मीदवारी को लेकर के कोई स्पष्ट बयान चिराग पासवान का नहीं आया है कि वो इसके पर क्या कहना चाहते हैं या क्या रुख रखते हैं। तो मतलब अंदर खाने अगर समर्थन है तो उसका लाभ उनको मिलेगा, क्योंकि इस तरह के चुनाव में अकेले कोई नहीं लड़ता, एक पूरी टीम काम करती है। तो अभिषेक झा के पास तो पूरी एनडीए की टीम है, लेकिन अगर निर्दलीय के रूप में राकेश रोशन लड़ रहे हैं, तो इनके पीछे की जो टीम जो है वो किस तरह से मैनेजमेंट को धनबल और प्रबंधन में
उनको आगे ले जाती है, मुख्य लड़ाई इसी की हो। एक बाहरी और भीतरी का भी सवाल है। अभिषेक झा को कहा जा रहा है कि वो तिरहुत के माने वो नहीं हैं, वो मिथिला के हैं और ये तो बज्जिका है, मुजफ्फरपुर बज्जिका है, तो रोशन वहाँ के हैं, माने लोकल उनको माना जा रहा है। तो क्या ये भी कोई फैक्टर है? देखिए, इसमें चार हम लोग चर्चा किए कि 4 जिले शामिल हैं। तो उसमें बज्जिका तिरहुत ठीक है, बज्जिका का एक मेन पार्ट होता है बज्जिका तिरहुत का, तो मुजफ्फरपुर का होना एक हार्ट प्लेस होता है, उस इलाके का है, तो उसका एक लाभ इनको मिल सकता है इस चुनाव में। तो लेकिन पूरी तरह से उस पर डिपेंड रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शिक्षकों को अपने पक्ष में स्नातक मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करना होता है, उनको अपनी तरफ मोड़ना होता है। और इसमें किस किस तरह के तिकड़म जुगाड़ और सब चीज़ें काम करती हैं, उसी में जैसा आप कह रहे थे कि धनबल और प्रबंधन का मुख्य रोल हो जाता है। तो वो जिस तरह से काम करेगा उस हिसाब से उनके जीत हार। बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक ज़्यादातर उस इलाके में माने वही स्टूडेंट्स जो होंगे जो यहाँ मतदान करेंगे, और उसका केंद्र मुजफ्फरपुर है। खासतौर पर बिहार विश्वविद्यालय का तो कैंपस ही है, और लंगट सिंह कॉलेज राजनीति के केंद्र में हमेशा से रहा है वहाँ पर। तो वो मतदाता क्या रोशन को और अभिषेक झा चूँकि कोचिंग इत्यादि चलाते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में वो रहे हैं, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही थी यहाँ पर कि तेजस्वी यादव के बारे में जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। तो तेजस्वी यादव इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ही कहें तो ठीक है। तो ये पढ़े लिखे लोग अभिषेक झा को क्यों चुनेंगे और रोशन को क्यों चुनेंगे? देखिए, अभिषेक झा के अगर आप थोड़े से पुराने सियासी बैकग्राउंड की तरफ जाएं, हालांकि वो कह रहे हैं कि मुझे सियासत से बहुत मेरा सियासत से बहुत ये गहरा या बहुत लंबा अनुभव नहीं रहा है, लेकिन आपको पता होगा, हमारे दर्शकों को भी पता होगा कि अभिषेक झा पहले उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे, और उपेंद्र कुशवाहा जब जदयू में मर्ज किए थे, विलय हुआ था उनकी पार्टी का, तब उनके साथ ये भी गए थे वहाँ। लेकिन फिर जब उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए और अपनी अलग पार्टी बनाई, तब अभिषेक झा जदयू में ही रह गए, वो उनके साथ नहीं गए। ठीक है, मेरे साथ उनकी एक बातचीत हुई थी व्यक्तिगत रूप से, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सब ठीक है, उनके साथ भी संबंध मेरे वैसे ही हैं, लेकिन मुझे जदयू में ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं जदयू में रह गया। तो और कोचिंग सब चलाने से उनको शिक्षा क्षेत्र का एक अनुभव है, लेकिन अब जो है कि क्यों दें किसको मतदाता, अभिषेक झा को चुने या राकेश रोशन को चुने, तो ये तो अब देखना होगा कि कौन मतदाताओं के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पैठ बना पाता है। चूँकि दोनों लगभग सेम बैकग्राउंड से हैं, अगर आप बाहरी और भीतरी का मुद्दा छोड़ दें तो राकेश रोशन और अभिषेक झा, ये दोनों यंग हैं और अपने अपने कार्य क्षेत्र में पहचान एक बनाए हुए हैं। तो उसमें है कि अब कितना आगे तक दोनों अपने बातों को लेकर के अपने स्नातक मतदाताओं के बीच जाते हैं, उनको किस तरह से रिझाते हैं, लुभाते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि क्यों किसको कोई चुने। तो लड़ाई तो अभिषेक झा से ही है, बाकी और भी लोग हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कोई फैक्टर हो सकते हैं, आपको लग रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर जिस तरह से अपने पदयात्रा से जो अपनी सियासत शुरू किया था, वो अपनी पार्टी भी बना चुके हैं, और जो बिहार का जो एक कहते हैं ना कि जो मर्म पर चोट करते हैं अपने बयानों से कि अब तक नेताओं ने बिहार के लोगों को क्या दिया है, नेता के परिवार वाले, उनके बच्चे, पत्नी, भाई ही मतलब सियासत में, पॉलिटिक्स में क्यों आ रहे हैं, लाभ के पदों पर क्यों जाते हैं, विधायक क्यों बनते हैं, विधान पार्षद क्यों बनते हैं। तो इन चीज़ों को उठा रहे हैं एक नए सिरे से, और बिहार में तीसरा विकल्प बनने के लिए वो बेताब हैं, बेचैन हैं, उसी की तरफ उनकी पूरी सियासत जा रही है, बात भी कह रहे हैं। तो जो ये हो सकता है कि जो आज का युवा पीढ़ी है वो प्रशांत किशोर को थोड़ा सा लाइकिंग वाले अंदाज में देखता है, उनकी बातों को सुन रहा है और एक मन बना रहा है कि कहाँ कैसे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रही है इनकी सियासत, बिहार में आगे क्या होने वाला है। तो आपको याद होगा कि अभी सारण तरफ एक चुनाव हुआ था, उपचुनाव, उसमें भी उनके उम्मीदवार जो है समर्थन से ही जीते थे। तो ये हो सकता है कि इस तरह का ये जो चुनाव है MLC का,
स्नातक वाला, इसमें एक आम चुनाव से हट करके होता है, इसमें लिमिटेड वोटर्स होते हैं, तो उनके बीच में किस तरह से ये अपने मैसेज लेके जाते हैं, कितना उन पर असर डाल पाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। आपको लगता है ये जन स्वराज के प्रत्याशी के तौर पर, अब तो ये घोषणा हो गई है कि उनके प्रत्याशी के तौर पर वहाँ से विनायक गौतम लड़ रहे हैं चुनाव, तब तो ये लड़ाई और दिलचस्प होगी। हाँ बिल्कुल, अब आप इसको सही मायने में कह सकते हैं कि राजद के एंगल को देखेंगे तो चतुष्कोणीय, और अगर आप सीधे फाइट के हिसाब से देखेंगे तो अभिषेक झा और राकेश रोशन, और उसमें जो है तीसरा कोण बनाने के लिए अब जनसुराज के उम्मीदवार जो है डॉक्टर गौतम विनायक भी आ गए हैं मैदान में। तो कुल मिलाकर के ये जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जो तिरहुत वाला है वो बहुत ही दिलचस्प बन गया है, और अब इसमें लोगों की दिलचस्पी और जाग जाएगी कि आने वाले दिनों में अब ये तीनों उम्मीदवार किस तरह से स्नातक मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाते हैं। तो हालांकि अभी तो दिसंबर में 9 तारीख को काउंटिंग होना है, 5 को वोटिंग होना है, तो थोड़ा समय है, लेकिन प्रचार के दौरान चीज़ें धीरे धीरे सामने आने लगेंगी कि किसका किस तरह से क्या रसूख और क्या असर पड़ रहा है। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर एक पुराने मतलब रणनीतिकार के रूप में रहे हैं और अब सियासत में भी आ चुके हैं, सियासी पार्टी बना करके। तो कुल मिलाकर के वो अपने हिसाब से भी पूरा जोर लगाएंगे कि स्नातक चुनाव में उनके भी उम्मीदवार एक मजबूत स्थिति में आ जाए। सारण में करके दिखाया था। तो चलिए, ये बड़ी दिलचस्प मोड़ पर है। तिरहुत स्नातक सीट पर जो एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है विधान पार्षद के लिए, वो भी उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प होते जा रही है, और बिहार में राजनीतिक गपशप और ज़्यादा रोचक होती जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, इस अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर हमें बताइए, और हम आगे और भी अपडेट्स देते जाएंगे, क्योंकि 5 दिसंबर को मतदान होना है और 9 दिसंबर को इसका रिजल्ट आने वाला है। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। नमस्कार।